पाकिस्तान का रुपया जो गिर रहा है और डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है और इंटर बैंक और फ्री मार्केट में एक महीने का फर्क जो है 30 रुपये हो गया था। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिससे मुस्तफ़ीद नहीं हुआ गया। और पता चले फाइनल में फिर बारिश होगी, फिर तो हम 27 अक्टूबर का ही वेट करेंगे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है कि मुफ्त तालीम मिलेगी हर बच्चे को। टॉलरेंस जो है कम से कम हो गई, बर्दाश्त कम से कम हो गई है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। आज जुमे का दिन है, सुबह खैर, और इंशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और एहतियात कहते हैं ना बेहतर होती है किसी भी हाल में अगर की जाए। तो कोर्ट ऑफ द डे जो है वो मेरा कुछ इसी मुनासिबत से है। आज वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब का मशवरा कोर्ट ऑफ द डे में शामिल करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब ने मोबाइल फ़ोन को मुलजिमान से बचाने का आसान तरीका बता दिया है। हालिया दिनों में आपको पता है स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, शहरियों का जीना हराम हो गया है। ऐसे में निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने शहरियों को इस परेशानी का हल बताते हुए इन्हें मोबाइल फ़ोन्स महफूज रखने का मशवरा दिया है। इससे पहले इससे मिलता जुलता कुछ मशवरा हमें कराची में ही सिंध पुलिस के ऑफिशियल्स की जानिब से भी मिला था कि भाई मोबाइल फ़ोन अगर कोई छीनने के लिए या मांगने के लिए आए तो मुज़ाहमत ना करें, फ़ौरन दे दें, अपनी जान ज़्यादा कीमती है। तो इस पर काफ़ी उन पर तनकीद हुई थी कि आप ये क्या बता रहे हैं, बजाय इसके कि आप इसका कोई दूसरा हल निकालें और इस तरह के जितने भी जराइम पेशा अफराद उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर क्रैक डाउन किया जाए, तो आप बता रहे हैं कि जनाब फ़ौरन मोबाइल पकड़ा दो। ऐसा ही कुछ तरीका बताया गया हारिस नवाज साहब की तरफ से। उन्होंने कहा एक तो मोबाइल को ऐसी जगह पर रखें जहाँ से चोरी का डर ना हो। यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन या तो हम अपनी गाड़ी में सीट के नीचे रख लेते हैं या फिर मोटर बाइक्स वाले अपनी सॉक्स में रख लेते हैं, और दूसरा अगर आप मोबाइल फ़ोन रखना ही चाहते हैं और ऐसी कोई जगह भी मौजूद नहीं है तो वो अंदर की जो जेब होती है ना उसके अंदर मोबाइल फ़ोन रखें। इस पर हारिस नवाज साहब पर काफ़ी तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई ये आपने क्या तरीका बताया है कि मोबाइल फ़ोन अंदर वाली जेब में रखें या छुपा के रखें जहाँ से किसी को नज़र ना आए, क्योंकि जो चेक करने आते हैं वो तो पूरी तलाशी लेके जाते हैं, अंदर की जेब हो या बाहर की जेब हो उन्होंने अच्छी तरह टटोलना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि मोबाइल फ़ोन बाहर जो लेके जाने वाला हो वो कुछ सस्ता सा हो, महंगा मोबाइल फ़ोन घर। जबकि हारिस नवाज साहब जो हैं उनको ये चाहिए कि वो इस मामले पर ज़रा जैसे कि हुकूमत का हिस्सा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि कराची वालों की जान छूट जाए और बेखौफ होकर घरों से बाहर निकलें, भले जेवर पहना हो, भले मोबाइल फ़ोन रखा हो। एनी हाउ देखते हैं शहरी कितना अमल करते हैं और क्या सूरत हाल बनती है। आप शामिल करेंगे बड़ी खबर। आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकात के समरात। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क न होने के बराबर एक्सचेंज कंपनीज का बैंकों में डॉलर जमा कराने का फैसला। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के बाद उम्मीद है कि अब डॉलर मुकम्मल काबू में आ जाएगा। उम्र 11 साल, आवाज़ बेमिसाल, पाकिस्तानी बच्चे की क़िरत की दुआ दुनिया में धूम। इंटरनेशनल कुरान कंपटीशन के फाइनल में पहुंचने वाले हाफिज आजम तारिक आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। तुम्ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। पूरी कौम आज यौम बहरिया मना रही है। जंग सितंबर में ऑपरेशन सोमनाथ की याद में खुसूसी प्रोमो जारी। और आसिम अजहर के चंद माहिया आ गया और उस छा गया मारूफ गुलकार के नए गाने में नया क्या है, उन्हीं से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बातचीत करेंगे। इन खास लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि अपनी अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं और पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। अब ट्रेंड्स की कुछ बात करते हैं तो सोशल मीडिया ट्विटर पर जो इस वक्त ट्रेंड हम देख रहे हैं वो है #5000 यानी कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी 5000 के नोट पर पाबंदी की इतलात आते ही लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी मंजर आम पर आया, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये जाली है, फेक है। इस ट्रेंड में हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए। कुछ ऐसी कुछ सूरत हाल थी कि कुछ जो मुआशी माहिरीन हैं उनकी तरफ से भी मशवरा सामने आया कि मुल्क में जो फिजिकल मूवमेंट है डॉलर्स की या पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी है, इसको रोकने के लिए बेहतर है कि आप 5000 के नोट को बंद कर दें, जो कि लोगों ने बड़ी आसानी से कैश इकट्ठा करके अपने घरों में तिजोरियों में जमा कर रखा है। तो जब आप 5000 का नोट बंद कर देंगे तो वो वाला पैसा सारा बैंकों में आ जाएगा।
तो लिहाजा इस तजवीज़ के सामने आने के बाद हमने ये देखा कि एक फेक डॉक्यूमेंट भी बन गया, जिसके बाद ऑफिशियली उसकी तरदीद आई कि भाई ये फेक है, ठीक नहीं है। और इस मशवरे पर भी ये कहा गया कि ऐसी कोई चीज़ फिलहाल नहीं होने वाली, कोई बैन नहीं लगने वाला। तो लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार भी किया। दूसरा ट्रेंड है जनाब कोलंबो। इसमें 11,000 के करीब सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं और मौसम की ख़राब सूरत हाल ने एशिया कप के मैचेस को खतरे में डाल दिया है। कोलंबो में महकमा मौसमियात ने अब मजीद बारिशों की पेश गोई भी कर दी है। हेमन टोटा का मशवरा दिया गया कि जनाब मैचेस वहाँ शिफ्ट किए जाएँ, यहाँ पे फोरकास्ट है कि बारिश हो रही है और आगे भी होनी है। तो एशिया कप में मैचेस मुतासर होने के सिलसिले में पीसीबी से एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत भी गया, जिसमें नुकसान के अजाले का मुतालबा भी किया गया है। तो लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। जो एक इंडियन एक कॉन्स्पिरेसी है या पाकिस्तान को बिला वजह वो लोग उस तरीके से होस्टिंग मिल रही थी लेकिन उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो रोड़े अटकाए गए, इस पूरे इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो अभी वेन्यू की तब्दीली के हवाले से भी कई मुतनाज़ खबरें ज़ेरे गर्दिश है, तो लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। अब जनाब अब तक की जो सबसे अहम खबर है उस पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पिछले दिनों ताजरों से मुलाकात के बाद मुआशी मैदान में वाज़ेह बेहतरी दिखाई दे रही है। डॉलर के सट्टेबाजों को ब्रेक लग गया है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी दिखाई दी गई है और उम्मीद है कि अब इंटरबैंक में भी डॉलर जल्द नीचे आ जाएगा। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इस इजलास में खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक भी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। आपको पता है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात जब की थी ताजरों से तो कहा था कि तकरीबन 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, जिसके लिए हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको रागिब कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ की गुज़श्ता रोज़ मसरूफियात का तस्करा अगर हम करें तो उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की है, जिसमें शुरका ने कहा है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। ये सारी सूरत हाल है, बड़ा ये पॉजिटिव इनिशिएटिव था और बड़ी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं आर्मी चीफ। तो ये मईशत बचाओ मिशन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजरों से जो मुलाकात हुई है उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन, जिसके बाद अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान भी अब थम गई है और रुपए की बेकदरी कुछ कम होने लगी। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन है फॉरेक्स एक्सचेंज के मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम। मलिक साहब, बड़ा ज़बरदस्त ये हो गया है कि ताजरों से जो मुलाकात हुई, जो कि ताजरों ने फिर मुलाकात के बाद बताया भी था कि ये हटके थी, पहले भी मुलाकातें होती थी लेकिन ये मुलाकात कुछ हमें नजर आ रहा है कि तब्दीली की तरफ लेके जाएगी चीज़ों को, असरात नजर आ रहे हैं। आप कैसी देख रहे हैं मार्केट? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, नबी पाक का सदका है और ये सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने जब देखा कि कौम मायूसी का शिकार है, ख़ास तौर पर उसके जब मैनू शमशाद ने ये ऐलान किया कि मुझे तो पता नहीं था कि इतने हालात गंभीर है, तो मैं चार्ज ही नहीं लेती और पूरी हुकूमत निगरान हुकूमत के हाथ पाँव फूले हुए थे और हाथ छोड़ के बैठ गए थे। तो चीफ ने समझा वक्त है कि मैं कौम को एक उम्मीद की किरण बन के उनको मायूसी के अंधेरों से निकालूं और वो फिजिकली खुद करीब से बाहर निकले और हर ताजर बरादरी से, हर स्टेक होल्डर से मिले और उन्हें कहा कि हम हर गैर कानूनी काम का खात्मा करेंगे और कानूनी चीज को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और उनका साथ की ज़ेर फैसिलिटेट भी करेंगे। तो इसी का नतीजा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म में बेहतर हो रही हैं। और ये मैं समझता हूँ एक हफ्ता पहले मैंने ये पूरी मीडिया पे कहा था, उनसे अपील भी की थी और जितने भी आला हुकाम लॉ एनफोर्समेंट को उनसे भी बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान का रुपया जो गिर रहा है और डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है और इंटर बैंक और फ्री मार्केट में एक महीने का फर्क जो है 30 रुपये हो गया था और इसकी वजह ब्लैक माफिया है, ब्लैक मार्केट वाले लोग हैं, एक्सचेंज कंपनी जितने भी मनी मार्केटें हैं उनके बाहर खड़े हो जाते हैं, जो भी कस्टमर आता है उसको घेर के ले जाते हैं, उसको हमसे ज्यादा ऑफर देते हैं। 90% मार्केट उन्होंने कंट्रोल कर लिया और हमारी सप्लाई टोटली कट कर दी है, जिसकी वजह से हमें देने के लिए और लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनके खिलाफ क्रैक डाउन करने, वरना पाकिस्तान का रुपये को अगर इनके टाइम करो छोड़ के ये बेरहम लोग हैं पाकिस्तान को रुपये को नेस्त को नबूद कर देंगे और मैशत को यरगमाल बना लिया इन्होंने। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मलिक साहब, ऐसी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब का बड़ा सख्त स्टैंस है, खास तौर पर ये डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी एक्सचेंज की जो मामलात हैं इनको भी शफाफ बनाया जाएगा, ये हवाला हुंडी और ये दीगर जो चीजें हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वही मैं बता रहा था, हमारी इस अपील पे और हमारी उन्होंने बड़ा फौरी तो टास्क फोर्स बनाई, उनके खिलाफ रेड किया, सिविल कपड़ों में खुफिया
एहलकार जो थे वो घूमने लगे और मार्केटों तक पहुंचे और बड़े बड़े मगर बच्चों को पकड़े हुए ज्यादातर भाग गए और अंडरग्राउंड हो गए। तो अभी तक जारी और तमाम सरहदें सील की हैं जिसकी सप्लाई बहाल हुई और जिसका नतीजा निकला कि लोग हमारे पास आना शुरू। और अब पिछले 2 दिन में हमने 20 यानी कि $मिलियन इंटरबैंक में सिलेंडर किए हैं और जिसकी वजह से डॉलर का रेट मुसलसल गिर रहा है और भी गिरेगा। और कल 1 साल बाद ये इंटरबैंक का रेट और मार्केट का रेट नैरो होने के बाद मार्केट का रेट कम हो गया और इंटरबैंक का ज्यादा था, जिसकी वजह से इंटरबैंक भी गिरना शुरू हुआ है। और जो आज भी उम्मीद है इसी तरह सप्लाई जारी रही और क्रैकडाउन जारी रहा। अच्छा, ये मलिक साहब फिलहाल तो ये क्रैकडाउन हो रहा है और उसके असरात हमें नजर भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्रैकडाउन रुक गया तो चीजें फिर वापस रिवर्स की तरफ हो जाएंगी और ऊंची उड़ान डॉलर की हम देखेंगे? बिल्कुल हो जाएगी। पहले भी 3 दफा हुआ है, मैंने ये चीज कही है उनसे, आला कौम से हमारी मीटिंग भी हुई है। मैंने इसको परमानेंट बुनियाद पे करो, मुस्तकिल बुनियादों पे करेंगे तब लोग ये नासूर है कौम को, इनको तो कुत्ते की वो दुमें इसको काटना पड़ेगा। हर 2 दिन बाद खड़ी हो जाती है। इसको जितने भी बांस में रखो, जितने भी ऑपरेशन करो, कुछ दिन बाद फिर एहलकारों के साथ मिलकर उनको रिश्वत दे के आ जाते हैं और पाकिस्तानी पूरे रुपए को उन्होंने तबाह कर लिया। अब कोई नाक से पानी ऊपर हो चुका है, अब डूबने के मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं। अब डूबने का वक्त नहीं है, तैरने का वक्त। मलिक साहब, अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई और बिला वजह एक फेक नोटिफिकेशन मीडिया पर सर्कुलेट किया कि जी 5000 का नोट अब बंद होने लगा है। आप मुझे ये बताएंगे कि मैंने कुछ मुआशी माहिरीन से ये राय, ये तजवीज़ भी सुनी है, वो भी ये कह रहे थे यहाँ इस हक में है कि 5000 के नोट को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये जो कैश इकॉनमी है उसमें आसानी हो रही है। ये 5000 के नोट की वजह से कुछ मुश्किलात होंगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं भी इसके हक में हूँ और मैंने अपील भी की, लेकिन ये फौरी तौर पे नहीं करें ताकि मुल्क का और लोगों का नुकसान ना करें जो बेचारे एक एक पैसे जोड़ के बैठे होंगे दूर दराज इलाकों। 3 साल का जी मलिक साहब से मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। उन्होंने भी कहा है कि जी वो इस हक में है कि 5000 के नोट को बंद किया जाए, लेकिन एब्रप्टली बंद ना किया जाए, कुछ टाइम दिया जाए ताकि जिन लोगों ने अपने ये 5000 के नोट अपने लॉकर्स में या अपने पास जमा करके रखे हुए हैं उनको एटलीस्ट उनको रिलीज़ करवाने का मौका मिल जाए और वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकें। क्योंकि जितने मुआशी माहिरीन हैं वो कुछ इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि फरवरी तक एक तो कुछ इस तरह किया जाए कि टाइमिंग मखसूस की जाए मार्केट्स को बंद करने की, ताकि जो हमारा ये पार क्राइसिस है इसमें हमें कुछ सहूलत हो सके, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, मलिक साहब हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर 5000 का नोट बंद किया जाता है? वो ठीक आप कह रहे हैं कि एकदम ना किया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन इसके असरात क्या होंगे? रात हो गए। इसकी मिसाल चाइना और इंडिया ने तमाम बड़े नोट डिमोनेटाइज किए हैं और इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दिया और तमाम कारोबार को मोबाइल पे ले आया। अब डिजिटलाइज हो रहा है, अब मैनुअल दौर तो खत्म हो जाएगा। हमें जो है ये जो मैंने बताया 9000 अरब ये पूरी पाकिस्तान की मैशत के साथ खेलते हैं। कभी चीनी स्टॉक करके सट्टेबाजी करते हैं, कभी डॉलर स्टॉक करके सट्टेबाजी करते हैं, कभी गोल्ड पे घुस जाते हैं। जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है पाकिस्तान की इकानमी से रिलेटेड है उसको ये सट्टेबाजी करके हमारी तहस नहस करते हैं। अब चीनी की देखो 23 लाख टन पड़ी है, फिर भी जो है शार्ट है, फिर भी नहीं लोगों को मिल रही। उसकी वजह ये जो भी मार्केट में कहीं से आती है उठा गोदाम, इनके गोदामों में छापे मारने चाहिए। और मैं समझिए ये फाइलर नॉन फाइलर होना चाहिए। नॉन फाइलर तो इसका मतलब आप जितने भी ब्लैक इकानमी उसको आप अम्ब्रेला दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उनके पैसों को और इस लालच में कि वो डबल टैक्स देते हैं, लेकिन जो मैशत को नुकसान पहुंचाते हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी है। तो ये खत्म होना चाहिए फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आप मलिक बोस्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे एक्सचेंज और आपने बताया कि इस सारी सूरत हाल में इम्पैक्ट क्या होगा इस क्रैकडाउन का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर ये क्रैकडाउन हो रहा है तो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, ये नहीं कि रुक जाए, रुकेगा तो कि चीज़ें फिर रिवर्स हो जाएंगी। ये सब कुछ जो है हमें जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है ये फिर ख़राबी की तरफ जाएगा और होना भी यही चाहिए कि मुस्तकिल बुनियादों पर क्रैकडाउन चलता रहे। साथ साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में मेमन बरादरी की। हमारे मुल्क के वो लोग हैं जो तकरीबन हर शोबे में मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना दिखाई देते हैं और अब इस कम्युनिटी ने कराची में क्रिकेट के फ़रोग का भी बेड़ा उठा लिया है और हाल ही में कराची में नए टैलेंट के फ़रोग के लिए मेमन बरादरी की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कराया गया, जिसके ज़रिए नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिला। ये बड़ी अच्छी बात है और इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तनवीर पास्ता साहब जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। मेमन कम्युनिटी आमतौर पर बिजनेस के मुतालिक जानी जाती है और मुल्क की मुआशी तरक्की में आप लोगों का बड़ा अहम किरदार भी रहा है, लेकिन अब क्रिकेट के फ़रोग के लिए भी आप लोगों की काविशें नज़र आ रही हैं। ये ख्याल आप लोगों को कैसे आया? कोशिश हमारी ये है कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स है, जो अच्छा खेलता है, जो माली वसाइल से जो परेशान है, जो आगे नहीं बढ़ सकता है, जो वसाइल नहीं है वो आगे नहीं जा सकता, उनको हम सपोर्ट करेंगे, हर किस्म की सपोर्ट करेंगे। तो कोशिश हमेशा रही है तो इस दफ़ा IPL सीज़न 2 न्यूमन प्रीमियर लीग शुरू करने जा रहे हैं
तो उसमें हमारी यही कोशिश होगी कि मेमन बच्चा हमारा जो है वो उसकी क्रिकेट में जो अगर टैलेंट रखता है तो उसको आगे लेकर आए। और जहाँ तक हमारे कम्युनिटी के बुजुर्ग वगैरह का जो सवाल है वो भी माशाल्लाह हमारा बहुत ताउन कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट करने की यकीन नहीं कराई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, कि मतलब कम्युनिटी के बच्चों को आगे लेकर जाना। क्योंकि देखें, क्योंकि टैलेंट बहुत है मेमन कम्युनिटी के अंदर, बिजनेस के साथ साथ जो है ना एक्टिविटीज़ में भी जो है क्रिकेट में टैलेंट बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारी कम्युनिटी में। तो हमारी कोशिश हमेशा से रही और आगे भी रहेगी कि जो बच्चे अच्छा खेलते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उन्हें हम आगे तक लेकर जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम PSL तक तो हम उनको मूव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कोशिश रहेगी तो अल्लाह ने चाहा तो कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस यही हमारी कोशिश रही और हमेशा कोशिश करते रहेंगे ताकि जो है ना कराची के, खासतौर पर कराची के बच्चों में जो टैलेंट है उनको हम आगे लेकर आए, चाहे वो मेमन कम्युनिटी से हो चाहे किसी और से भी हो। तो कोशिश हमारी होगी कि कराची का जो बच्चा है वो आगे परफॉर्म करे और हमारी नेशनल टीम के लिए खेले। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि टैलेंट को आप लोग आगे लेके आ रहे हैं। वो बच्चे जिनमें ये स्किल्स हैं यकीनी तौर पर उन्हें मौका भी मिलना चाहिए। अब एशिया के सुपर 4 के मरहले के बकिया मैचेस की बात करते हैं जो कि श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेले जाएंगे, मगर खेल के मैदान में बारिश ने जनाब एंट्री दी हुई है और मेज़बान और एशियन क्रिकेट काउंसिल को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ ACCI के अहदेदारों की अहम बैठक भी हुई जिसमें फैसला किया गया। दूसरी जानिब कोलंबो में आसमान बादलों से ढका है और मजीद बारिशों की पेशगोई है। सुपर 4 मरहले में खेले गए चारों टीमें जो कि श्रीलंका पहुंच चुकी हैं और आज प्रैक्टिस सेशन में जमकर प्रैक्टिस भी करेंगे। वहां पर क्या सूरत हाल है ये जानते हैं। श्रीलंका में मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, खुसूसी नुमाइंदे एजाज वसीम बाखरी। एजाज से हम बात करते हैं। जी एजाज, बताइएगा आज वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल है? प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर शुरू होना है, कितने बजे शुरू होगा, सिचुएशन क्या है? थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रेस्ट कर रही है। पाकिस्तान ने क्योंकि कल ट्रेवल किया था, बट इंडियन क्रिकेट टीम आज शाम 6 बजे प्रैक्टिस कर रही है प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर। जहां तक मौसम की बात है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि नीला आसमान दिखाई दे रहा है और बादल है, लेकिन इतने गहरे बादल नहीं है। जो अब से 2 घंटे पहले सुबह 7 बजे तकरीबन 15 मिनट का एक बारिश का स्पेल हुआ है और आज तक पूरा दिन 50% बारिश की होने की तवक्को है। और जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का 10 सितंबर को, उस दिन कोलंबो के अंदर तकरीबन 80% बारिश की तवक्को है। यहाँ कोलंबो के वेदर का बिल्कुल पता नहीं चलता, इवन पूरे श्रीलंका के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि ब्लू स्काई नजर आ रहा है, 15-20 मिनट बाद यहाँ पर फिर बादल आ जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। ये कंडीशन है। जहां तक प्रेमदासा स्टेडियम की कंडीशन की बात है कि क्या उस ग्राउंड की हालत कैसी है, तो गुज़श्ता शाम एशियन क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की होटल में मुलाकात हुई और इन्होंने आपस में तय ये किया कि आज जाकर प्रेमदासा स्टेडियम की विकेट का जायजा लेंगे, क्योंकि सैरिश कल पूरा दिन जाया हो गया, विकेट से कवर ही नहीं हटाए जा सके हैं, तो पिच को तैयार कैसे किया जाता है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कंसर्न्स भी शो किए। कल एक और भी लेटर PCB ने ACC को लिखा और डिसाइड यही हुआ है कि अब तकरीबन कोई 1 या 1.5 घंटे बाद ये तमाम जो जिम्मेदारान है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, PCB के, ये जाके ग्राउंड का जायजा लेंगे और कवर्स हटा के देखेंगे, क्योंकि ये प्रेमदासा स्टेडियम तालाब बना रहा है कुछ दिन तक, तो क्या वो पिच तैयार होगी या नहीं होगी। एजाज, वो जो एक तजवीज थी हेमन टोटा शिफ्ट करने की, तो वो मामलात फिर क्या उनको वहीं छोड़ दिया गया, यहीं रखा गया सब? देखिए, वो बादशाह सलामत जय शाह साहब का हुक्म था कि कोलंबो के अंदर ही होंगे, एज शेड्यूल ही होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक विंडो निकाली थी कि हेमन टोटा चलते हैं और इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर एग्री कर गए थे, ब्रॉडकास्टर्स एग्री कर गए थे, लेकिन जय शाह ने इनकार कर दिया था और उन्होंने ईमेल जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान के वो कंसर्न्स अभी तक वहीं पर है। PCB का कल भी यही मौकिफ था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो चार्टर प्लेन के ऊपर टीम होटल पहुंचे, हमारी उनके साथ मुलाकात हुई। चेयरमैन के अलावा जितने अफसरान थे उनका यही था कि सिर्फ एक बंदा है जय शाह जो कि जिद कर रहा है कि इस टूर्नामेंट को कहीं और नहीं लेके जाते हैं। नहीं तो एजाज बताइएगा, आपने खुद ही बताया कि पिच को तैयार करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो ये जो ऑफिशियल्स फिर आज आएंगे और बारिश भी 50% है कि होती रहेगी रुकती रहेगी, तो फिर कैसे हो पाएगा? सिर्फ कल का दिन बाकी है, परसों तो मैच है। यस, बस आज का दिन है और कल का दिन है। 2 दिन के अंदर विकेट तैयार होना है। 12 बजे इंस्पेक्शन होनी है कि ग्राउंड स्टाफ कोशिश तो कर रहा है काफी दिनों से कि इस ग्राउंड से पानी को निकाला जाए और पिचेस तैयार की जाए। सबसे बड़ा मसला पिचेस का है। इसी पिचेस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल भी अपने कंसर्न शो किए हैं। अब क्योंकि क्लाउड थोड़ा बेहतर है कल की निस्बत, जैसे आज सुबह बारिश थी,
अब दोपहर को फिर बारिश की तवक्को है। अगर बारिश रुक जाती है तो कम से कम ग्राउंड स्टाफ जो है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने अपना भी जो पिच क्यूरेटर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया हुआ है, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी और श्रीलंकन तमाम ग्राउंड स्टाफ मिलके विकेट को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बारिश ना हो। अगर इस वक्त जैसे मौसम ठीक है एजाज, ये तो अब डिपेंड करता है, बारिश अगर ना हुई तो ये मुमकिन हो पाएगा। मुझे ये बताएगा कि जो नुकसान का मुतालबा अजाले का कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या मामलात ज़ेरे गौर आ रहे हैं या फिर फिलहाल इग्नोर किया जा रहा है इस मुतालबे को? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी एशिया कप का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंडी में मुतासर हुआ था उसका नुकसान हुआ, इसके अलावा इंडिया का अपना मैच नेपाल के साथ था वो मुतासर हुआ, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान ने ये मुतालबा कर रहा है कि जी कैंडी वाला मैच भी मुतासर हुआ है, तो जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जयशाह जो कि इस हद तक आ गए हैं कि इवेंट ख़राब करवा रहे हैं, वेन्यू चेंज नहीं कर रहे, वो नुकसान का अजाला आराम से होने देंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। खैर देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। एजाज वसीम बाकरी, आपका बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है पिछले दिनों काफ़ी शोर मचा हुआ था, खैर शोर तो अब भी है कि बिजली बहरान है, बिलों में ज़ायद इजाफे के खिलाफ सोशल मीडिया सारिफीन हमें नज़र आए सरापा एहतजाज, वकला क्या ताज बरादरी सभी ने एहतजाज किया है। मगर ये बात हमें मानना होगी कि मुल्क भर में बिजली का बहरान है और अब हुकूमत ने इस बहरान को काबू करने के लिए 1 अक्टूबर से मार्केट्स को नमाज मगरिब में बंद करने का ऐलान किया, जिस पर ताजे सबसे ज़्यादा शोर करते हैं, क्योंकि वो ये अक्सर कहते हैं कि जी हमसे मुशावरत ही नहीं हुई है फैसला करने से पहले या फिर इस पॉलिसी को अप्लाई करने से पहले। तो बिजली बहरान का मुस्तकबिल में कोई हल निकल सकता है या फिर इसका मुस्तकिल हल क्या है, और लोगों के पास यकीनी तौर पर तजावीज़ होती हैं कि किस तरह से इस बहरान से निकला जा सकता है। लेकिन तजावीज़ को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और मिल बैठ कर इसका कोई हल निकाला जाए तो किसी भी बहरान से निकलना कदरे आसान हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये देख रही हूँ कराची एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश इस वक्त जारी है जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज बिजली बहरान से निमटने के लिए अपने प्लान्स शेयर कर रही हैं। मगर यहाँ सवाल ये कि क्या सोलर के अलावा भी कोई और प्लान है? क्या बिजली के ज़िया में हमारी अपनी भी कोताहियाँ शामिल नहीं हैं? क्योंकि जहाँ कुंडा लगा होता है, हम अगर कुंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बेशर्मों की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम किसी का हक मार रहे हैं, हमें ये एहसास भी नहीं होगा। तो खैर ये सारी सूरत हाल पर क्रैकडाउन तो होना ज़रूरी है कि जहाँ पर लॉसेज हैं या चोरी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके अलावा तजावीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि बिजली किन ज़राए से मज़ीद और पैदा की जा सकती है, सस्ती भी हो। इसके लिए ये एक्सपो है जिसका इनेकाद हुआ है। तो इस वक्त एनर्जी के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम खान तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सलीम साहब आपको बहुत मुबारकबाद कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके ये अपना एक्सपो में ये नुमाइश करवा रहे हैं और ये इवेंट हो रहा है जिसमें चीप एनर्जी सोर्सेज या कैसे इसको बनाया जाए बताया जा रहा है। ये जो हालिया सिचुएशन है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं बड़ी वजह बिजली का ना बनना या फिर ये चोरी लॉसेस ये वजह है? आपके ख्याल में इस बहरान के पीछे वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली वजूहात बहुत सारी हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि जिसमें लाइन लॉसेस एक बड़ा इशू है, कुंडा है, दूसरी चोरी है। ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बिजली के जो क्राइसिस हैं उसमें किसी हद तक इनका किरदार है। मगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिससे मुस्तफ़ीद नहीं हुआ गया इन दी पास्ट, जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी है। मगर अब चूँकि पूरी दुनिया में इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसी ज़ुमरे में हमने यहाँ पे कराची में इस नुमाइश का इनेकाद किया जो पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी वीक के नाम से हम कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से कंपनीज हिस्सा ले रही हैं और उसमें 100 से ज़्यादा कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको किस तरह इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। देखें, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान में जो IPPs का किरदार है वो एक पिछले बड़ी एक वजह है और सॉर्ट ऑफ उसको हम नेगेटिवली उसको देखते हैं कि दैट इज़ अ बिट नेगेटिव ऑन दी टैरिफ साइड। तनोली साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले आपने IPPs की बात की कि जो सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे मुल्क में बिजली एक तो ऑलरेडी डिमांड के मुताबिक पूरी नहीं है और जो मिलती है वो इतनी महंगी मिलती है। मैंने ये सुना है कि हम लोगों का जो यूनिट होता है उसमें 60% जो पैसे हम पे करते हैं वो तो कैपेसिटी पेमेंट होती है।
भले हमारे प्लांट्स बंद हों, चल रहे हों, हमें ये पेमेंट करनी ही करनी है। तो ये इतनी महंगी बिजली, फिर उसके बाद जब हमारी गर्मियों में जो यूज़ है हमारा वो तकरीबन 30,000 मेगावाट है, लेकिन हमारी पैदावार जिसकी हम कैपेबल हैं वो 23,000 के करीब है, तो बाकी की बिजली ऑब्वियसली हमें खरीदनी पड़ती है। तो ये फैसला किया गया कि जी आगे चल के बिजली के जो यूनिट्स हैं उनको फ़िलहाल कम इस्तेमाल किया जाए, मार्केटें मगरिब से पहले बंद कर दी जाएँ। ये ठीक फैसला आपकी नज़र में? देखिए, मेरे ख्याल में इनको बजाय इसके कि मार्केट्स को ये मगरिब के वक्त बंद करने का जो इन्होंने ऐलान कर रहे हैं या उसके ऊपर कंसेंसस ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि ये उन मैटर्स को टैकल करते जो उसकी असल जड़ और असल बीमारी है। आपने IPPs की बात की है, अगर हर IPP वो उसको 1000 मेगावाट की बिजली उसने बनानी है तो उसमें वो 200 बना रहे हैं, बट कैपेसिटी के वो पूरे पैसे ले रहे हैं। सो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सब वो 200 आपके मेगावाट बिजली वो सिस्टम को दे रहे हैं, मगर 800 मेगावाट तक बिजली वो नहीं बना रहे, मगर वो 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के पैसे ले रहे हैं वो। एक तो हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा प्रेशर है हमारे बजट के ऊपर इसका। दूसरी, अगर हम बात करते हैं इसकी कि हम ऑल्टरनेट का हम उसका कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसी सूरत में इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं कि जब हम ऑल्टरनेट वेज तलाश करेंगे। और उसके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है जिसमें शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा सकता है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 360 डेज अब यहाँ तो सोलर पैनल्स भी इतने महंगे हो गए हैं कि वो भी लगवाने से पहले गरीब बंदा सोचेगा कि मैं लगवा ही नहीं सकता, कैसे लगवाऊँ। देखिए, जिस तरह हमारे यहाँ डॉलर का मसला है, हमारे अनसर्टनिटी है, हमारी कोई भी चीज़, चूँकि सोलर पैनल्स इम्पोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। सोलर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो सारे बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। तो जैसे आपका डॉलर ऊपर जाता है, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाती है। अगर डॉलर्स को किसी एक जगह पे उसको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डॉलर आ जाए तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ प्राइसेस बेहतर हो सकती हैं। मगर जहाँ तक सोलर पैनल की अपनी प्राइस की बात है, मगर सोलर पैनल आपको वक्ती तौर पर तो महंगा लगेगा, मगर फॉर दी लॉन्गर रन अगर आप देखें तो आपको बिजली उससे बहुत सस्ती पड़ेगी और फिर आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मिलेगी। तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है इस वक्त, जो आपका कार्बन का है, इमिशन का इश्यूज़ है, वो सारे को टैकल करना है। और पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इस कार्बन की वजह से और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप देखें, बेवक्त की बारिशें होना, सैलाब आना, और पाकिस्तान में जब फसलें खड़ी होती हों उस वक्त बारिशों का होना, तो हमारी ओवरऑल अगर आप देखें पूरे सिस्टम में, पूरे इन्वायरमेंट में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी आप ये एग्जीबिशन आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तमाम अच्छे ममालिक हैं जहाँ पर बिजली सस्ती भी है और दूसरा वहाँ पर लोड शेडिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग किस तरह की चीप बिजली बना रहे हैं? आपने उन सब के तरीक़ेकार भी देखे होंगे, उनसे डिस्कशंस भी हुए होंगे, जिसके बाद आपने उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने का सोचा। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि शहरियों को सस्ती बिजली मिले? देखें, ये सारी चीज़ें ऊपर से आती हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ सिंसियरिटी शो करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर ले तो हम सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। जिस तरह एक टारगेट है पाकिस्तान का 2030 तक, अगर हम 30% तक आ जाते हैं और इंटरनेशनली देखें 2050 तक वो कह रहे हैं कि हम 90% सोलर के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि रिन्यूएबल के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें हाइडल भी है और आपका विंड भी है। और पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास बहुत अच्छा विंड कॉरिडोर है, सिंध के अंदर है, जहाँ पे आप विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने प्राइवेटली भी की हुई है, कुछ गवर्नमेंट का भी है, मगर वो भी इतनी सफिशेंट नहीं है। मगर जो इन सब में हाइडल उसके बाद है हमारे पास पाकिस्तान में, मगर उन सब में सबसे ज़्यादा सस्ती जो है वो अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोलर है। कोई भी आदमी अपने घर की छत पे सोलर लगा के उससे वो बिजली ले सकता है। सही। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ जैसे कि इससे पहले आपसे डिस्कस की कि पाकिस्तान में 30,000 के करीब डिमांड होती है और हमारी पैदावार तकरीबन 22,400-600 मेगावाट के करीब है। ऐसे में जब सूरत हाल ख़राब होती है, बहरान पैदा होता है, तो फिर हम लोगों को जो मैंने इस सिचुएशन देखी उसमें इनएफिशिएंट जो प्लांट्स हैं उनको एक्टिव करना पड़ता है, जो कि ईंधन ज़्यादा लेते हैं, बिजली कम पैदा करते हैं। तो इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताएंगे कि ये हम लोग इस तरीक़ाकार की तरफ क्यों गए हुए हैं? फिर हम बिजली ख़रीदते भी हैं, तो ये गवर्नमेंट लेवल पर आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि बनाई जाए, अपनाई जाए कि हमें बिजली सस्ती मिले? मसला एक ही है। मसला बिल्कुल एक ही है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। अब आप देखिए कि हमारी बहुत सारी बिजली, जुल्म की इंतहा देखिए आप कि हम बिजली ऑयल से बना रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो बिल, इम्पोर्ट का बिल है, वो ऑयल का है। हम उसको किस तरह कम करेंगे? हमें सिर्फ सामने नज़र आती हैं गाड़ियां हैं, कार्स हैं या जनरेटर्स वगैरह हैं, उसमें जा रहे हैं,
मगर सबसे ज़्यादा तो हमारा ऑयल हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में लग रहा है। तो अब हमारे पास ऐसे पुराने प्लांट्स हैं जो जिन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, वहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर ऑयल चल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनसे छुटकारा हासिल करे और रिन्यूएबल के ऊपर आए। अच्छा, आखिरी एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कुछ कम है। मुझे ये बताएगा कि देखिए अभी आपने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, लोग तो आके देख रहे हैं, शहरियों को पता चल रहा है ये तरीका हो सकता है, जो सोलर पैनल अफोर्ड कर सकता है वो लगवाएगा भी। लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली जब आपने बोला कि गवर्नमेंट लेवल पे जब इसको तरजीहात में शामिल किया जाएगा, सोलर की तरफ आएंगे, दुनिया ये कर रही है तो पॉसिबल है। तो कुछ इस हवाले से आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बिजनेस कम्युनिटी मिलके जाएंगे, बैठे उनको बताएं कि भाई ये चीज़ करें, ये ममालिक हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बता रहे हैं, आप इनसे लें तजावीज़ और करें। हमारे मुल्क में माशाल्लाह काफ़ी कफ़ायत शार लोग हैं, तजावीज़ हमने भी उनको बहुत दी हैं, गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात इसमें ऐड करना चलूँगा कि आप सोलर से जो बिजली बनाते हैं वो आपको 5 से 6 रुपये में यूनिट में पड़ रही है। चलें, अल्लाह करे कि ये सोलर वाला जो मशवरा है उस पर ये लोग कुछ अमल करें या फिर इसको तरजीहात में अपनी शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपका, तनोली साहब मौजूद रहे। और आगे अब बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी गुलकार आसिम अजहर की, जिनका गाना चंद माहिया इन दिनों ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे और लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बताते हैं आसिम, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मोइन जुबैर हमारे साथ हैं जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ आसिम से कुछ बातें की हैं, क्रिकेट और म्यूज़िक पर खुलकर बातें हुई हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अजहर साहब। आसिम अजहर की अभी रिसेंटली उनका एक गाना रिलीज हुआ है चंद माहिया। इसका टाइटल अगर हम देखें तो लगता तो ये है कि ये पंजाबी गाना होगा, लेकिन ये एक उर्दू सॉन्ग है। आसिम अजहर साहब से इस गाने के सफ़र से मुतल्लिक जानते हैं कि आसिम भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और अगर टाइटल को देखें तो इट साउंड्स लाइक अ पंजाबी सॉन्ग बट इट्स एन उर्दू सॉन्ग, तो इसकी स्टोरी से मुतल्लिक बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड बिल्कुल असल में बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की मैंने इस गाने को बनाने में, तो इसीलिए जब मैं कोरस के ऊपर काम कर रहा था तो चंद माहिया एक ऐसा लफ्ज़ था जो मैं बार बार गुनगुना रहा था। और चंद माहिया हम आई थिंक एक्सप्रेशन पंजाबी का ही है, लेकिन प्यार में एक निक की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बट यस, बाकी गाना उर्दू में ही है। एंड जहाँ तक इसकी स्टोरी की बात है तो मैं चाहता था कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लव सॉन्ग के बजाय थोड़ा सा अपने आप को इसमें चैलेंज करूं एंड थोड़ा सा नरेटिव इसके पीछे मैं अपने लिए एटलीस्ट बनाऊं। जब मैं लिख रहा था गाना कि हो सकता है शायद लिसनर्स तक भी वो बात पहुंचे, और वो कुछ इस तरह का नरेटिव है कि अगर आप सोचें कि एक कैरेक्टर है जिसको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, वो अपनी ज़िंदगी भरपूर किस्म से जीता है और कमाता है, खर्च करता है, ट्रैवल करता है और प्यार में यकीन नहीं रखता। और दूसरे एंड पे एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी लड़की है जो आके इसको प्यार में और मोहब्बत में यकीन करवाती है। और इस लड़के को पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ये आज़ादी टूटेगी, लेकिन वो कमिटमेंट से डरता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे काफ़ी लोग कमिटमेंट से डरते हैं। कमिटमेंट से इसलिए डरते हैं कि उनकी बाकी ज़िंदगी उनको लगता है कि वो एक कंट्रोल और एक बॉक्स में आ जाएगी। तो ये गाना उन्हीं लोगों के लिए कि डरना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार को भी मौका देना चाहिए, बिकॉज वैसे भी दुनिया में आजकल प्यार काफ़ी कमी है। अच्छा आसिम भाई, आपने बड़े छोटे अरसे में इतनी पॉपुलैरिटी गेन की, जो आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि मैं किसी उम्र में जाकर वो पॉपुलैरिटी गेन करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा। अभी मैं देख रहा था कि गाने के लिरिक्स, गाने की म्यूज़िक कंपोजिशन, म्यूज़िक प्रोडक्शन, सब कुछ आसिम अजहर ने ही किया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चंद माहिया भी जो आपके प्रीवियस गाने हैं उस तरह की तरह ये पॉपुलर होगा। और क्या आपकी ख्वाहिश होगी कि प्रीवियस गाना जो मैं काफ़ी सुनता रहा हूँ, जो तू ना मिला, उसके मुकाबले में ये 100 मिलियन व्यूज़ जल्दी क्रॉस कर जाएगा? देखिए जी, एज एन आर्टिस्ट हमारी चाहत तो हमेशा यही होती है, लेकिन हरगिज इसके पीछे कभी भी अब स्पेशली अब जाके जिंदगी के उस हिस्से में हूँ कि कोई भी चीज़ जिस पे काम करता हूँ उसके पीछे कभी भी कोशिश करता हूँ ऐसी थॉट्स ना हो
कि जिससे उनका बनाने का मकसद और नीयत चेंज हो जाए कि ये उससे कम्पीट करेगा, क्योंकि जब वो गाना बनाया था तो वो भी किसी सोच के साथ नहीं बनाया था, और मुझे लगता है कुदरत नीयत ही देखती है। तो ये गाना भी इसी नीयत से बनाया है, एक फ्री फ्लोइंग नीयत से बनाया है। अगर वाकई इसके नसीब में उतनी ही मकबूलियत लिखी है तो मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। और जहां तक बात आपने कही कि इस गाने पे सारा मैंने काम किया, बिल्कुल ऐसी बात है। इसको प्रोड्यूस भी मैंने किया, इसको कंपोज भी मैंने किया, इसको लिखा भी मैंने, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बहुत अहम लोग हैं मेरी टीम मेंबर्स जिन्होंने मेरे साथ ये मिल के काम किया है। ये अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो मेरे साथ सुलेमान मेरे बड़े जबरदस्त टीम के म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरे साथ प्रोड्यूस किया है। कंपोज इसको मेरे साथ मेरे टीम मेंबर हसन अली ने किया है। लिखा इसको मैं और मेरे 3 मजीद साथियों ने, जिसमें रामेस, अली रजा, हसन, मैं सबके नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ताकि उनको भी ताकि दुनिया को पता लगे कि मेरे साथ किस किसने इस गाने में अपने हुनर के दिखाया मुझे। आसिम भाई, आपकी प्रेजेंस जहाँ पर भी हो, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में तो नाम रखते ही रखते हैं, लेकिन आसिम अजहर का नाम अगर लिया जाए तो क्रिकेट का नाम भी साथ अटैच हो जाता है। अभी एशिया कप चल रहा है और बल्कि कमिंग मंथ्स में क्रिकेट ही क्रिकेट होगी हर तरफ। वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ से। तो आप बताइएगा, एशिया कप में प्रीवियस पाक भारत टाकरा तो जिस तरह का गया वो सबके सामने है। अभी एक और मैच आने लगा है पाकिस्तान इंडिया का, तो क्या व्यूज शेयर करना चाहेंगे उससे मुताल्लिक? क्या आप उसके मुताल्लिक कोई एक्साइटमेंट शो करना चाह रहे हैं? अभी बिल्कुल मैं एक्साइटमेंट शो करना चाह रहा हूँ, लेकिन वेदर फोरकास्ट जो है ना वो मुझे एक्साइटेड होना ही नहीं दे रहा। अभी मैं अपने दोस्त के साथ ही बैठा हुआ था और हम 10 तारीख का वेदर फोरकास्ट देख रहे थे कोलंबो की, जिधर पाकिस्तान इंडिया का अगला मैच है। और यकीन करें पिछले मैच से ज्यादा बारिश के इम्कान आते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये सोच रहा था कि इंडियन ऑफिशियल्स तो वेन्यू तब्दील, जय शाह जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो तो वेन्यू तब्दील करना ही नहीं चाह रहे। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोजल भी दिया, लेकिन वो वेन्यू तब्दील करना नहीं चाह रहे। तो अब ये समझे कि जो प्रेडिक्शन बारिश की है, तो फिर हमें वो बारिश ही देखनी पड़ेगी, मैच नहीं देख पाएंगे। जी, आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि वो भी एक बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, पीसीबी भी एक दुनिया का बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड चला रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं उनके अपने कई रीजंस होंगे, कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि यार फैंस को जो एंटरटेनमेंट है और जो पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है वो विटनेस करने को मिले। तो मेरी तो दुआ ये है कि आने वाले 1-2 दिन में कोई ऐसा डिसीजन ये लोग मिलजुल के लें कि हमें बस मैच मिले, वरना फिर हम यही दुआ करते रहेंगे अगर ये वाला मैच भी वॉश आउट हो गया कि जी काश अब फाइनल में ही मुलाकात हो, और पता चले फाइनल में भी फिर बारिश होगी, फिर तो हम 27 अक्टूबर का ही वेट करेंगे। हाँ, 27 अक्टूबर का। अच्छा ये बताएं, 27 अक्टूबर प्लान में है कि आप उधर जाके मैच विटनेस करें या फिर पाकिस्तान में बैठ के टीवी पर देखेंगे? इंडिया जाने का प्लान है आपका? आई थिंक आजकल पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान से इंडिया जाना और इंडिया से पाकिस्तान आना काफी थोड़ा मुश्किल है लॉजिस्टिकली और वीजा इश्यूज की वजह से। लेकिन अगर मुझे कहीं से ही पता लगा कि वीजाज आर ओपन एंड पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स आर अलाउड टू गो एंड वॉच द गेम, तो आई थिंक मैं 27 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम का गेट मैं ही खोल रहा हूँ। बहुत जबरदस्त। और आपने क्रिकेट के लिए भी अपने प्रोफेशन के जरिए बड़ी खिदमत की है, और जो चंद माहिया अब गाना रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली, मैं देख रहा था उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपको बेस्ट विशेस कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैं ये प्रिडिक्ट ज़रूर करूँगा जिस तरह आपने प्रिडिक्शन की है कि वेदर फोरकास्ट जो है 10 जो तारीख का है पाकिस्तान इंडिया मैच का, उसमें बारिश है। आपके गाने के बारे में मैं फोरकास्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये भी 100 मिलियन व्यूज़ जल्द क्रॉस करेगा और पाकिस्तान का एक पॉपुलर गाना साबित होगा। थैंक यू आसिम साहब, आपने टाइम दिया, कराची से आप हमारे साथ मौजूद थे। और तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि आसिम अजहर के इस गाने को ज़रूर सुने और पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार को ज़रूर सपोर्ट करें।
बहुत शुक्रिया मोइन, आपने आसिफ से बड़ी ज़बरदस्त बातचीत की है। तो आपने भी चंद माहिया सुनना है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करेंगे। आज 8 सितंबर है। पाकिस्तान बहरिया ने यौम बहरिया की मुनासिबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी कर दिया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान द्वारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रूदाद है। ये 8 सितंबर को रात 12 बजे के करीब ये हुक्म मिला था कि जनाब फायर किया जाए। तो फिर जिस तरह से हमारी तोपों ने आग उगली तो वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया गया था। बड़ा ज़बरदस्त ये ऑपरेशन हुआ था। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद सईद साहब, आजमाइश की घड़ी थी, लेकिन जिस बेहतरीन अंदाज से हमारे नेवी के जवान पूरा उतरे उस घड़ी में, मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी रोशनी आप भी डालिएगा। इस कामयाब ऑपरेशन की कहानी में आपकी ज़बानी सुनना भी चाहती हूँ। जी शुक्रिया आपका, और पहले ये कि हमें मदऊ करने का। इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर हम 6 सितंबर से ले लें तो बड़ा इजी हो जाएगा उसको समझने में, कि जब 6 सितंबर की रात को भारत ने रात की तारीकी पे हमला किया पाकिस्तान पे, तो उस इलाके में जहाँ पे बरकी का इलाका, जहाँ पे मेजर अजीज भट्टी शहीद ने अपने साथियों के साथ उनका दिफा किया, तो वहाँ पे उस अटैक को रिपल्स कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने सियालकोट में दोबारा अटैक किया, जहाँ पे आर्मर्ड डिवीजन के साथ वो आए और वहाँ पे चुंडा की बहुत बड़ी टैंकों की वॉर हुई। उसके बाद जब ये सारा सिलसिला हो गया तो फिर पाकिस्तान का जब ये काउंटर अटैक हुआ तो उसमें तीनों ही सर्विसेज ने अपने अपने एरिया में काउंटर अटैक किया, और इस काउंटर पाकिस्तान नेवी ने जो अपना प्लान था वो सोमनाथ के इलाके में, ये जो द्वारका का इलाका था, यहाँ पे एक रडार स्टेशन था और उसका डीएफ स्टेशन भी था, उसको तबाह करने के लिए पूरी एक तैयारी की गई। और उसके जो 4 मकासद उस वक्त आउटलाइन किए गए, उनमें सबसे पहला ये था कि यहाँ पे चूंकि HFDF स्टेशन भी था, रडार स्टेशन था, जो कि यहाँ से समुद्री निगरानी करता था और कराची के लिए काफी खतरा यहाँ से रहता था। दूसरा ये था कि इतनी बड़ी फौज, और जो हमारी न्यूमेरिकली अगर आप देखें तो तकरीबन 6 गुना ज्यादा थी, उसके मोराल को भी डेंट करना था। फिर ये था कि उनकी जितने शिप्स हैं उनको हार्बर्स में हमने उनको रिस्ट्रेन करना था। उसके लिए फिर समरीन गाजी को भी इस पूरे मिशन में डाला गया। तो इसमें एक क्रूजर था हमारा और 6 डिस्ट्रॉयर्स थे, और ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा मिशन प्लान किया गया, और उसमें 7 और 8 की रात को ये मिशन की तारीख दी गई, और मिडनाइट में ये सारे जहाज वहां पे पहुंचे अनडिटेक्टेड, और वहां पे उन्होंने तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी से ये हर शिप ने तकरीबन 50-50 शेल फायर किए, और उस पूरे रडार स्टेशन को। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा मुझे बताएगा अहमद सईद साहब कि दुश्मन को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि हम लोग कितने तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि उनकी तादाद कहीं ज्यादा थी और उन लोगों ने अचानक ये हमला किया था, रात की तारीकी में किया था, और ये जो ऑपरेशन हुआ ये इसका भी हुक्म तकरीबन रात में 12:26 पर मिला था। और सूरत हाल ये थी कि भारत को अपने जो वेपन्स थे या फिर अपने तैयारे को भी छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, कि वो काफी दूर उनको छुपाना पड़ा, विक्रांत जो उनका था। मुझे ये बताएगा कि अब हम लोग कितने एडवांस हो चुके हैं वक्त के साथ साथ, जैसे कि मॉडर्न एरा में अब आ चुके हैं, तो कितना आपने तैयार अब देखा है अपनी नेवी को? जी, उसके मैं उस के 2-4 चीजें अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो उसमें एक तो ये है कि हमारी सुपीरियर स्ट्रेटजी थी, हमारे टैक्टिक्स थे, हमारे अवाम का बहुत बड़ा एक साथ था हमारे साथ, और मैं ये कहूँगा कि पूरी कौम ने मिलके ये चीज 65 और लड़ी। तो अल्लाह की ज़ाहिर रहमत और अतात भी हमारे साथ, ताईद भी रही उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन चला। तो उसके बाद से मॉडर्नाइजेशन की जैसे आपने बात की, तो उसके बाद से
नेवी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई है, सबमरीन्स नई आ गई हैं हमारे पास, कुछ चाइना से भी हम ले रहे हैं, इसी तरह एयरक्राफ्ट्स में भी हमारे पास P3Cs है और हमारे पास चीज़ें आई हैं, शिप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं अभी। तो माशाल्लाह जो हमारा मैंडेट है कि हमने समुद्री हदूद की हिफाजत करनी है और हमारी जो तरसील है सी के ज़रिए जो हमारी तजारत है जो कि 90% है उसको हमने सेफ्टी देनी है, तो उसमें माशाल्लाह हमारी जो समुद्री फौज है वो पूरी तरह इक्विप्ड है माशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि अहमद सईद साहब, हमारी जो नेवी है वो माशाल्लाह एक मसीहा का किरदार अदा कर रही है कि वो काम जो कि इनके नहीं भी हैं वो भी सर अंजाम दिए जा रहे हैं, खासतौर पर जो मनशियात की स्मगलिंग है इसको लेकर, इसकी रोकथाम के लिए या फिर पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन होते हैं, इक़दाम होते हैं, वो काबिल सिताइश है। जी हाँ, नेवी तो पहले इसके किरदार को इस तरह समझना बड़ा ज़रूरी है कि चाहे हालत जंग हो या चाहे हालत अमन हो, इसका जो किरदार है समंदर पे वो यकसानियत के साथ जारी रहता है। और उसमें ये जो सी पे हमारे मसाइल हैं जिनमें कि स्मगलिंग है, जिसमें ह्यूमन स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, ये तमाम चीज़ें हमें अपने इलाके में नहीं होने देनी। और ये हमारा यूनाइटेड नेशन जो लॉ ऑफ द सी है उसके तहत भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने अपने एरिया को सेफ रखना है। तो ये किरदार हमारा इसी तरह चलता रहता है। इसके अलावा भी आप देखें तो जो हमारी आफात आई हैं उसके अंदर भी अगर तूफान का सिलसिला होता है, फ्लड्स होते हैं, तो पाकिस्तान नेवी जो है माशाल्लाह अपने वसाइल से बढ़ के कौम के साथ खड़ी होती है। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कि इस ख़ास दिन के मौके पर आप कोई ख़ास पैगाम जो कि पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर मौका कोई और हो नहीं सकता। जी सारी, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ये मैसेज दूंगा कि जिस तरीके से जो स्पिरिट हमारी अवाम और फ़ौज की 65 वॉर में थी उसकी बड़ी ज़रूरत है, और हमें जो फरोही किस्म के हमारे कुछ तजादात हैं उनको एक साइड पर रख के मुल्की मफादात को सामने रखते हुए फ़ौज और अवाम को उसी तरीके से यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। दूसरा तो हमारी नज़र में बहुत एहतराम है अपने उन जवानों का, अपने उन सेलर्स का, सिपाहियों का। देखिए, हम तो रातों में चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन ये समंदरों में जिस तरीके से वक्त गुजारते हैं ये आसान काम नहीं है। तो मैं चाहूँगी अहमद सईद साहब थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में भी मुझे बताइए कि आपकी जब लाइफ थी, आप समंदर पर हुआ करते थे, कितना मुश्किल था अपने घर से दूर, फैमिली से दूर, और वहाँ पर दिन गुजारना, फिर एक सी सिकनेस भी होती है। थोड़ा सा बताएंगे मुझे कि वहाँ वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता है एक जवान के लिए? जी, ये चूंकि समंदर पे रहना या समंदर के नीचे रहना, ये मैं इस चीज़ को इस तरीके से बयान करना चाहूँगा कि हदीस मुबारका के मुताबिक ये है कि जो शहीद समंदर पे होता है उसकी 7 गुना ज़्यादा उसको सवाब मिलता है। उसकी वजह यही है कि तकरीबन 7 गुना ज़्यादा ही उसको मसाइब से लड़ना पड़ता है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट होती हैं। तो जो भी लोग नेवी में हैं या नेवी से मुंसलिक हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी फैमिलीज़ की कुर्बानियाँ, मैं तो ये भी कहूँगा, बहुत ज़्यादा होती हैं मुल्क के दिफा के लिए। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और ये सितंबर कोई भूल नहीं सकता क्योंकि ये वो ऑपरेशन था जिसमें 100 के करीब जब तोपों के दहानों से गोलियों की बरसात हुई थी तो दुश्मन की तोपें ठंडी पड़ गई थी। दुश्मन भी कभी नहीं भूलेगा, ये अनमिनट बाब है जो तारीख में रकम हो गया है। अब कुछ बात करते हैं, दुनिया भर में 8 सितंबर ख़वानगी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद तालीम को आम करने के बारे में तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाने के लिए शऊर उजागर करना। और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 55 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। इन बच्चों की जो एज है वो 5 से 15 साल के दरमियान है, तालीम हासिल करने से महरूम है। और कोरोना वबा के बाद महंगाई और सैलाब से बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद होने की जो शरह है वो मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। सूबे भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद कम है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियावाला, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनसे बात करूंगी। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। यहाँ पर एक तो ठीक है आपके अपने वसाइल या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ गुर्बत भी है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि
जिनमें ये जज्बा इतना ज़्यादा है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारा बच्चा वो ज़िंदगी ना गुजारे, भले कितने भी हमारे पास पैसे हैं, मैंने छोटा स्कूल से स्कूल ज़रूर भेजना है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? ऐसे लोग हैं, आप मुत्तफिक हैं मुझसे? बिल्कुल, मैं भी कई ऐसे लोगों से मिल उमैर, मेरा ख्याल है कि आपसे हमें फिर से रब्ता करना, बाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही, कुछ आई थिंक सो सिग्नल्स का इशू है। तो नाज़रीन, मैं ऐसे कई लोगों से मिलती हूँ कि जिनकी तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल है, तो इन पे क्या गुजरती होगी जिनकी तनख्वाह मेरा ख्याल है महीने की मुश्किल से 35,000 30,000 होगी, लेकिन वो भी ये जज्बा रखते हैं कि हम जो ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की गुजार रहे हैं हमारा बच्चा ना गुजारे, वो अच्छी तालीम हासिल करे। तो घर के करीब कोई भी स्कूल, कोई भी मदरसा जहाँ पर बच्चों को भेजते हैं और उनकी तालीम में कुछ वो नहीं चाहते कि डिसकंटिन्यूटी आए या फिर रुक जाए, तो ये आपकी तरजीहात में जब शामिल हो तो अल्लाह ताला देने वाला और आप करने वाले कुछ ना कुछ करके, नीयत अगर आपकी हो तो मैनेज हो जाता है। उमैर साहब बताइएगा, मैं जो कह रही हूँ आप बता रहे थे कि आप इससे मुत्तफिक हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं कह रहा था कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ ऐसे लोगों को, बहुत कदर करता हूँ जो कि कम कमाते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको ऐसे मजदूर तबका मिलेगा, ऐसे लोग जो कि बहुत कम आमदनी रखते हैं लेकिन उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तभी वो गुर्बत की साइकिल से निकल सकते हैं। अच्छा उमैर, आपके ख्याल में हमारे मुल्क में जो निज़ाम है तालीम का, कि हम खबरें सुनते हैं गोस्ट स्कूल भी होते हैं, गोस्ट टीचर्स भी होते हैं, फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी ना तो रोल नंबर स्लिप होती है ना रजिस्ट्रेशन में उनका नाम होता है, लेकिन वो टॉप भी कर लेते हैं। ज़रा मैं चाहूँगी इस मसले पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि आखिर इसका खात्मा कैसे मुमकिन है, या फिर जिस लेवल पर हमें सोचना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड्स वो क्यों नहीं है? जी, बहुत बड़ा चैलेंज है तालीम का पाकिस्तान में। एक तो हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई 2.5 करोड़ बच्चा है जो कि स्कूल जाता ही नहीं है। फिर आप उस तबके की बात करें जो कि स्कूल जा रहा है लेकिन उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, यानी स्कूल में जो उसकी लर्निंग आउटकम्स बनने चाहिए, जो उसको सीखना चाहिए वो नहीं कर रहा। और फिर हम तीसरे लेवल पे एलीट स्कूल्स की भी बात करते हैं या प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करते हैं और उनके अपनी तरह के चैलेंजेस हैं। लगता है ऐसा है कि तालीम को हमने नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाया। हम हुकूमतें ना तालीम पे पिक करते हैं, ना आने वाला कोई मिनिस्टर किसी वजीर के मुंह से तालीम के हवाले से बात सुनती है, बस आज का दिन है तो इस बारे में बात हो जाएगी। तो ये बड़ा चैलेंज है और आप देख रही हैं कि इसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अब उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो पाकिस्तान को इसको प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है और आज का दिन इसीलिए है कि हम कमिट करें। और दूसरा उमैर, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम दूसरे ममालिक से जो कि हमसे बेहतर हालत में हैं, अच्छी हालत में, उनसे पैसे मांगने तो चले जाते हैं, पता नहीं क्यों उनकी पॉलिसीज को हम लोग अडॉप्ट नहीं करते, या फिर हम उनसे क्यों तजावीज़ नहीं मांगते कि भाई बताएं आपके मुल्क में इस चीज़ का निज़ाम बहुत बेहतर है, हमें भी करना है। ऐसा क्यों है? ये करते भी हैं, तालीम पे काम भी बहुत हुआ है। जहां मैं आपको चैलेंज और गैप बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम हुआ है। जिस तरह मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो 6 साल चला और जिसने तकरीबन 3 लाख बच्चों को स्कूलों में डलवाया। ये वो बच्चे थे जो स्कूल में ना जाते, लेकिन उस काम को मुमकिन बनाने के लिए मोहल्ला कमेटीज को, नौजवानों को, माँ बाप से भी बात करनी। आपने बिल्कुल किया और बड़ी अच्छी बात है। आपकी तरह और भी लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे और अपने छोटे लेवल पर सही तालीम को आम करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन देखें, ये काम जिनका है, जब तक वो इसको सीरियसली नहीं सोचेंगे तो ये 55 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, इतना बड़ा फिगर ना होता। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ये रियासत का काम है और ये हर शहरी का हक है। तालीम, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है कि मुफ्त तालीम मिलेगी हर बच्चे को, फर्क नहीं पड़ता वो पाकिस्तान में कहाँ है। तो ये रियासत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आप कह रही थी हम बाहर से क्या सीखते हैं, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखें, जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिन जगहों पे अच्छा है, यकीनन इसी वजह से अच्छा है कि उन स्कूलों ने बहुत कोलैबोरेट किया है बाहर के स्कूलों के साथ, या बाहर के निज़ाम या उसके तरीके अपनाए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से जब हम एजुकेशन चैलेंजेस हल करने की बात करते हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड के लिए है, चाहे वो रिमोट एरियाज में एजुकेशन मुमकिन बनाना या डिजास्टर में एजुकेशन को कंटिन्यू रखना, उसमें यकीनन हमारे बहुत सारे जो सोशल सेक्टर और एकेडेमिया में लोग हैं वो बहुत मॉडल्स लेकर आते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं एक और इशू की तरफ आती हूँ।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और सोचने वालों को सोचना भी होगा, क्योंकि देखिए ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये असासा है हमारा। अगर आज ये अच्छी तालीम हासिल करेंगे, इनका IQ लेवल इतना अच्छा होगा तो कि बाहर के ममालिक से कम्पीट कर सकेंगे, तो इस मुल्क की खिदमत भी कर सकेंगे। लेकिन इसमें मैं चाहूँगी पेरेंट्स का किरदार, उस पर थोड़ी सी अगर हम बात करें। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कि C ग्रेड में D ग्रेड में पास होते हैं, उनके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीसिस तो पे कर देते हैं, लेकिन बाद में ये तवज्जो नहीं देते कि उनका बच्चा पढ़ कैसे रहा है, बस पास हो जाए काफ़ी है। उनके लिए आप क्या सोच रखते हैं या फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी 3-4 बातें। एक तो वो पेरेंट्स का तबका जो कि तालीम को ऑनर नहीं करता, जो कि अपने बच्चों को मजदूरी में लगा देता है, अपने मिलों में लगा देता है, या जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो सिखाने पे लगा देते हैं। उनका कहना ये होता है, और लड़कियों को तो बिल्कुल ही तालीम नहीं देते, उनका कहना ये होता है कि ये हमारे घर में एक्स्ट्रा हाथ है और हमारा घर ऐसे ही चलेगा और ये पढ़ के भी इसको मिलेगा क्या। तो मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक लिटरेसी, यानी आपका बच्चा लिख सके, पढ़ सके, सिर्फ ये सलाहियत होना, उसके लिए हर बिल, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर रास्ते पे लिखी हुई इबारत आप कह रही हैं दुनिया में कहीं जाए तो बहुत रास्ते खोल देती है, सिर्फ बेसिक तालीम भी। दूसरा, मैं उन पेरेंट्स से बात करूंगा जो बच्चों को स्कूल भेज के भूल जाते हैं और सारी जिम्मेदारी फिर टीचर्स के ऊपर या स्कूल के ऊपर आयद करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलती अच्छी तालीम। अच्छी तालीम ट्रायंगल का नाम है, जिसमें एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ स्टूडेंट है और तीसरी तरफ पेरेंट्स हैं। ये तीनों मिलते हैं तो तालीम की क्वालिटी बन सकती है, वरना नहीं हो सकती, और तरबियत भी उसी वक्त उसमें शामिल हो सकती है। तीसरा वो तबका है जो कि ओवर ऑब्सेस भी है, ये भी बहुत ज्यादा है, जो कि प्रेशर बन जाता है अपने बच्चों के ऊपर कि उनको वो नहीं करने देता, वो नहीं पढ़ने देता जो वो करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में ही रास्ता बना हुआ है कि यही करें तो कामयाबी है। तो तमाम पेरेंट्स से बिल्कुल गुजारिश यही है कि बच्चों पर तवज्जो भी उस तरीके से दी जाए जैसे जरूरत है। कल को आप ही के काम आएगा, आपका बच्चा जितनी तरक्की करेगा, जाहिर है आपका नाम जो है वो रोशन करेगा, आपको फख्र होगा। अच्छा उमर, हमारे मुल्क में आजकल क्रैकडाउन भी चल रहा है। बच्चे कौम के होते हैं, जब बाबर आजम बड़ा हो जाता है तो हम उसे पाकिस्तान का मानते हैं, हम कहते हैं ये पाकिस्तानी है। तो हर बच्चा है और इसीलिए अपने बच्चों से बढ़ के सोचें। आपके इर्द बच्चे हैं जिनको नौकरियों पे रखा हुआ है, जिन दुकानों पे जाते हैं वहाँ वो बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं और हमें फिक्र नहीं लगती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को निकालें लेबर फोर्स से और उन्हें स्कूलों में डालें। स्कूलों में अच्छा उमर, मैं चाहूंगी छोटी सी बात और जो कि ज़रूरी है, वक्त क्योंकि फिर हमारा एकदम ख़त्म हो जाएगा, बातें इंसान करे तो पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा इसमें अभी रिसेंटली हमने, आपको पता है, खबर पड़ी कि जिसमें स्कूल में जो सिचुएशन थी, CCTV कैमरे सामने आए और वो नाजेबा हरकत सारा कुछ, मैं चाहूँगी उन लोगों के बारे में ज़रूर बात की जाए जो कि इस स्कूल को उन्होंने बिजनेस बना लिया है, जिसके अंदर वो इस तरह की घटिया हरकतें भी कर रहे हैं, कमाई का जरिया बनाया हुआ है, स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है और माँ बाप से फीसें खींच रहे हैं। गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियों में भी इतनी इतनी बड़ी फीसें हैं जो कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को पे करते हैं। जी देखें, ये फिनोमेना भी इसलिए इमर्ज किया है क्योंकि हमारी रियासत के पास ना वसाइल है ना तरीका है कि वो कैसे सरकारी स्कूल हर जगह पे पहुंचाए। लिहाजा हर गली हर कोने में बंगले के साइज का भी स्कूल है, कमरे के साइज का भी स्कूल है, और उसके अंदर क्या होता है चाहिए जो अनरजिस्टर्ड है या फिर जहां पर ये सूरत हाल हो के फीसें बस दें और बच्चों को छोड़ के भूल जाएं आप। जी देखें, जो बंद भी किए गए ना पहले, उसमें फिर चैलेंज ये होता है कि वो बच्चे कहाँ जाएं। तो आपकी बात दुरुस्त है, यकीनन इस पे ना सिर्फ क्रैकडाउन बल्कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे काम करना चाहिए। जो स्कूल बने हुए हैं बनाने वाले, यकीनन बिजनेस इज नॉट बैड, प्राइवेट एजुकेशन से ही हम पाकिस्तान की आबादी को तालीम दे सकते हैं। तो जाहिर है चलाने वाला बिजनेस ही करेगा, चलाता रहेगा, तभी वो आगे उसमें इंटरेस्टेड भी होगा। लेकिन साथ साथ उसके बहुत पैरामीटर्स हैं, टीमें हैं जिनका काम होना चाहिए, जाके देखें क्या क्वालिटी इम्पार्ट हो रही है। इसी तरह चाइल्ड सेफ्टी और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तमाम वो फैक्टर्स इन पे काम होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सरासर मुख्तलिफ पॉइंट्स जिन पर हमने रोशनी डाली है जो कि इस निज़ाम से जुड़े हुए हैं और बाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बेहतर तालीम देना, और ये उनका हक भी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल से खुदकुशी से बचाव का आलमी हफ्ता मनाया जाएगा, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पे अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 10 लाख अफराद अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश करते हैं।
तो हमें इस हवाले से सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि लोग इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो कि बड़ी कीमती है उसको ही ख़त्म करने का सोच लेते हैं। तो इसी पर बात करने के इस वक्त डॉक्टर रुबीना कदवाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम सहरिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातचीत हम लोगों की चल रही थी। आपने मुझे एक बात बताई जो कि मेरे नॉलेज में भी नहीं थी और मैं चाहूंगी कि वो लोगों तक भी पहुंचे। आपने मुझे ये बताया कि खुदकुशी इस पाकिस्तान में मई से पहले एक जुर्म था, ये जो मई भी गुजरा है, तो लोग कोशिश करते थे कि इस पर ज्यादा बात ना ही करें या फिर इस तरह के केसेस को सामने ना लेके आए, लेकिन चूंकि ये जुर्म नहीं रहा तो फिर अब इस पर बात भी हो रही है ज्यादा। और मैं चाहूंगी आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये आपको कुछ मुझे बताएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस टॉपिक पे आपने इसको छेड़ा है अपने शो में कि इतना अहम टॉपिक है और खुदकुशी की रोकथाम ज़िंदगी की सेलिब्रेशन है। तो पाकिस्तान में ये था कि 19वीं सदी से ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक लॉ था जिसके तहत खुदकुशी करना या उसको अटेम्प्ट करना जुर्म था। इट वाज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। तो उसकी वजह से होता ये था कि अगर किसी ने खुदकुशी की और वो बच गए तो वो फ़ौरन मुजरिम टेक्निकली बन जाते थे। उसमें कम ऐसा हुआ है कि किसी को जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल की सज़ा हो सकती थी। लेकिन होता ये रहा इन तमाम सालों में कि फिर उनको पुलिस की तरफ से और लोगों की तरफ से हरासमेंट होती थी, उनकी फैमिलीज़ को हरासमेंट होती थी। हर अस्पताल ऐसे केसेस को लेता नहीं था फिर कि भाई ये मेडिको लीगल केस है, चंद ही अस्पताल में ये लिए जा सकते थे, फैमिलीज लेके जाती नहीं थी। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं उनमें से 80% लोग वो हैं जो किसी न किसी जहनी मर्ज़ में मुब्तला हैं। सही। तो बेसिकली तो ये वो लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, ना कि उन्हें मुजरिम करार दिया जाए। तो इस पर कई सालों से जो है एफ़र्ट हो रही थी कि इतना पुराना लॉ है और ये रिपील किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसको 2017 में सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा ने पेश किया था बिल, वो सेनेट में पास हुआ, नेशनल असेंबली में नहीं। बहरहाल इस मरतबा फिर पिछले साल सेनेटर शहादत आवान ने इसको प्रेजेंट किया था और इस साल मई में वो पास होकर लॉ बन गया। तो पिछला जो लॉ था जिसके तहत वो जुर्म था ख़त्म हो चुका है। सही। तो इस नए तहत नया जो लॉ आया है। सही। अच्छा मुझे ये बताएगा, बिल्कुल अभी ये जो आप बताएंगे नया लॉ आया है, इसमें क्या इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखा गया है कि भाई रोकने के लिए कुछ सख्ती तो की जाए? बिल्कुल। इसमें अगर हम सुसाइड को एक जहनी मर्ज़ की अलामत समझें तो फिर इसकी रोकथाम यूँ करें कि इसको एक तो मर्ज़ समझा जाए, दूसरे इसके बारे में बात की जाए, तीसरे क्योंकि प्रिवेंशन और इसमें ज़्यादातर तादाद यंग लोगों की बढ़ने लगी है तो इसके बारे में स्कूल्स में प्रोग्राम्स किए जाएं प्रिवेंशन के, मीडिया में इसकी हैंडलिंग बेहतर हो, इसको सेंसेशनलाइज ना किया जाए। बिल्कुल इसी तरह देखा जाए कि ये कंडीशन जहनी मर्ज़ की हो सकती है और अगर जहनी अमराज की बात हो और पहले ही इस लोगों को मदद मिल जाए, पहले ही लोगों की तशख़ीस हो जाए तो खुदकुशी की सोच तक इंसान पहुंचे भी नहीं। अच्छा दूसरा, इसको जुर्म तो अब ये नहीं रहा, वो खत्म हो गया जी। अब जो नई कानून साजी हुई है उसमें क्या? अच्छा तो ये अच्छा सवाल है। कानून तो अभी बना है, उसकी प्रॉपर कानून साजी अभी हुई नहीं है, तो इसकी वजह से अभी लोगों में ये इन्फोर्स फिलहाल नहीं हो सकता। इसके अभी रूल्स बनने हैं, रेगुलेशंस बनने हैं ताकि इन्फोर्सेबल हो। अभी जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट को इसका मालूम है, ना जजेस को मालूम है, ना लॉयर्स को मालूम है, ना डॉक्टर्स को मालूम है। तो आप जानती हैं जब भी कोई लॉ आता है तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन बनना और जो तमाम इम्प्लीमेंट होने के लिए इसके नाफिज होने के जो स्टेजेस हैं उससे अभी इसको गुजरना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी होनी है, लेकिन ये जुर्म अब ये नहीं रहा है। तो अच्छा आप मुझे ये बताएगा कि एज अ सोसाइटी क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि हमारे में पेशेंस नहीं है, हम इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम इतने खौफनाक किस्म के कुछ वाक़यात सुनते हैं कि हमें ये शक होने लगता है कि हम इंसान भी हैं। बिल्कुल। कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा है तो बच्चे को छत से गिरा दिया, बच्चे को पटक दिया जी, बीवी को मारा, गले काट दिए, मतलब ये इस कदर क्यों बढ़ गया है? मतलब हम लोग तो मेरा ख्याल है कि उस स्टेज से निकल आए कि हम इंसान कहलाएं। वाकई ऐसे सुनने में आते हैं अब वाक़यात जो इंसान मतलब हौलनाक किस्म के वाक़यात। आप सही कह रही हैं, एक तरह से देखा जाए तो टॉलरेंस जो है कम से कम हो गई, बर्दाश्त कम से कम हो गई है। लेकिन दूसरा ये भी देखें कि मीडिया में ऐसी खबरें अच्छा है कि आती हैं क्योंकि फिर हम सोशल इश्यूज़ के तौर से बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बर्दाश्त करते हैं, जिन सोसाइटीज़ में, हमारे ही सोसाइटी में जिन तबकों में, जिन लोगों में मसाइल को अच्छी तरह हल कर लिया जाता है, उसकी एक्सपोजर नहीं होती है। तो हम ये देख तो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, ज़हनी मसाइल भी बढ़ रहे हैं, मुल्क के हालात भी ऐसे बिगड़ रहे हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं, तो इसको एक तो एड्रेस करना, इसके बारे में खुल के बात करना।
जब और दूसरों को समझना कि जिस तरह सेहत के लिए, फिज़िकल सेहत रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं करनी है, जैसे कि वॉक करें, नींद लें, तेल ना ज़्यादा लें, उस तरह जहनी सेहत के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर आम पता हो लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल की बात किसी से कहें, नींद और खाने में बैलेंस रखें, अगर लोगों को ये पता हो और ये पहचाने कि उदासी, घबराहट कब नॉर्मल कैफियत है और कब वो बीमारी की तरफ जा रही है। अगर इस टॉपिक पे खुल के बात हो हमारे माशरे में तो लोगों को ये पता हो, लोग शुरू में मदद ले लें। बिल्कुल जैसे शुरू में लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं ज़्यादा सीरियस बीमारियों से कि रोकथाम हो सकती है, तो क्योंकि एड्रेस नहीं होते, उलझने नहीं एड्रेस होती, लोग पहचान नहीं पाते कि ये कब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उलझन है। मेरी नज़र में ना ये बड़ी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। ये जो बिगाड़ है ना, हाँ, जिसमें हम अदम बर्दाश्त भी देखते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी देखते हैं, शो ऑफ भी देखते हैं, खुद को ज़्यादा बना के दिखाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरे को कमतर फील करवाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चंद फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग अपने दिल की बातें एक दूसरे से करना छोड़ देते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, शायद ये मेरी वीकनेस हो, इसको पता है। ये चीज़ हम कैसे ठीक करें? ऐसा है बिल्कुल, लोगों में इनसिक्योरिटी, अदम एतमाद। देखिए वजूहात तो बहुत से कॉम्प्लेक्स, बहुत सी वजूहात हैं, फैमिली के भी हो सकते हैं, माहौल के भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी देखें कि आज इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 2 से 3 ऐसी हॉटलाइंस हैं जहाँ लोग प्राइवेसी में दिल की बात कह सकते हैं। अगर किसी को लगे कि उनके इर्द गिर्द किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, अगर उलझन या लड़ाइयाँ सबसे किसी से, नंबर 1 तो अपनी फैमिली में किसी को ढूंढें जिससे दिल की बात कहें। दिल की बात कहने से इंसान का स्ट्रेस कम होता है और आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अगर आपको किसी लम्हे नहीं ऐसा लगता कि आसपास कोई है जिससे आप बात कर, देखिए ना जब इंसान घुटता है ना तो उलझने बढ़ती रहती है। वजह ये होती है कि जब आप दिल की बात किसी से करते हैं लेकिन आपका प्रॉब्लम जूं का तूं रहता है तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार फायदा ही नहीं है बात करने का, तो यहाँ आके खराबी पैदा होती है। ऐसा है, ट्रेंड काउंसलर से जब आप बात करते हैं तो ट्रेंड काउंसलर आपको मशवरा नहीं देते बल्कि आपको खुद ही मदद देते हैं कि आप सॉर्ट आउट करें कौन से वो मसाइल हैं जो आपके बस में हैं और वहाँ क्या किया जाए, कौन से मसाइल आपके बस में नहीं है और वहाँ किस तरह से आप उसे एक्सेप्ट करें। इस सवाल का हल जो है, मैंने अक्सर लोगों को देखा वो मेडिटेशन करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी एक मेडिटेशन है। बिल्कुल है। आप क्या रिकमेंड करेंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए what we have to do on daily basis? Okay, so everyone has a different way, ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि नमाज या फेथ एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीका है जहनी सेहत का। दूसरा मेडिटेशन, तीसरा जो चीज़ें इंसान को खुशी और जॉय देती हो, यानी जो कोई मशगला जिसमें आपका जहन इस्तेमाल हो। अब आपको बात पसंद नहीं आएगी, ख़वातीन शॉपिंग सोचेंगी, हाँ बस वही मैं कहने वाली, पैसों का होना जरूरी है। शॉपिंग या टीवी नहीं, लेकिन वो चीज़ जिसमें आपका दिमाग लगता है, वो रीडिंग हो सकती है, वो गार्डनिंग हो सकती है, वो ड्राइंग हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इसमें आपका जहन लगता है। तो मशगला, लोगों में उठना बैठना, बातचीत करना, कुदरती जगहों पे जाना, पार्क्स में जाना, वॉक करना, अपनी सेहत का देखना, फिजिकल एक्टिविटी से जहनी सेहत बेहतर होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें और हर इंसान हर कुछ शायद ना करे। अक्सर इस पर डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना है। अगर तो आप फाइनेंशियली अपसेट है तो जाहिर है कि फिर आप ऐसे बहुत सारे काम है कि नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ थोड़ी सी। इस वक्त मैं चाहूँगी, एक बच्चा हमारे साथ बड़ा प्यारा सा मौजूद है जो कि किसी से कम नहीं है जनाब, इस्लामी निज़ाम तालीम हो या दुनियावी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कैसे हाफिज़ कुरान बच्चे से जिसकी उम्र 14 साल है मगर आवाज़ उसकी बेमिसाल है। दुनिया में उसने धूम मचाई है, बच्चे की क़िरत इतनी प्यारी है। उनसे बात करते हैं, इंटरनेशनल कुरान कंपटीशन के फाइनल में वो पहुंचे। हाफिज़ आज़म तारिक हमारे साथ है, केपी से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसे हो हाफिज़ आज़म? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप मुझे जल्दी से कुछ सुनाएं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी तैयारी कैसे की थी, किसने करवाई थी। शुरू करें? जी बिल्कुल शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
वजाअत सय्यारतुन फअरसलू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि जिस तरह की आपकी अदायगी इतनी साफ है, मतलब एक एक लफ्ज़ जो कि आप पढ़ रहे हो अरबी का वो हमें समझ आ रहा है। आपको शुरू से शौक़ था? कब आपने क़िरात की तैयारी करना शुरू की? किसने करवाई? कुछ बताएंगे आप? जी मुझे शुरू से शौक था और मेरा उस्ताद हर दिन अलग अलग लहजे सिखाते थे मुझे। अच्छा अभी जो अभी में पढ़ता हूँ मैं। सही, तो आप मुझे बताओ आज़म, जब इस कंपटीशन में गए आपने हिस्सा कैसे लिया? वहाँ पर कौन कौन से ममालिक से बच्चे आए थे, कुछ बताओगे? 117 ममालिक के बच्चे थे। अच्छा, तो आप फाइनल के करीब पहुंचे, तो आपके साथ तब कौन था सेमीफाइनल तक आने में? फाइनल तक 30 बच्चे थे मेरे साथ। अच्छा, तो आप वहां पर खुद से गए, किसी ने भिजवाया? किस तरह से आप वहां तक पहुंचे? इस मुकाबले में शिरकत कैसे की आपने? पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए गया। अच्छा, तो अभी आप ये बताओ कि आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद मौलाना बिलाल साहब है। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है, अब क्या करना है इसके बाद? अभी तो मैं तजवीद कोर्स कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैट्रिक भी हो जाएगा, फिर सही आगे चले जी, अल्लाह ताला को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। हाफिज आजम तारिक, बहुत आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी फाइनली अगर आप कोई मैसेज दें मेंटल हेल्थ को लेकर। जी शॉर्टली। जी, तो मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ के बगैर पूरी हेल्थ नहीं है, और मेंटल हेल्थ के बाद सबसे बड़ी बात है कि दिल खोल के बात करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, नींद और भूख का देखें, और हर इंसान को अपने अंदर की जो है उम्मीद जो है वो याद रखनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, और इसी अच्छी बात के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पीर के रोज़ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।